रश्मि अपने ऊपर गिरी वो चीज देखने से घबरा गई और उसने जल्दी से टेबल पर रखे हुए बहुत सारे टिश्यूज उठाए और उनसे अपने चेहरे पर लगी हुई कॉफी को साफ करने लगी। उसके अच्छी तरीके से पेंटेड बालों में से वो ब्राउन कलर का लिक्विड टप टप करके जमीन पर गिर रहा था। उसका पूरा मेकअप खराब हो गया था और जो उसने व्हाइट आउटफिट पहना था वो भी पूरी तरीके से कॉफी के रंग में रंग चुका था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब सी लग रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि कॉफी ज्यादा गर्म नहीं थी, वरना कुछ भी हो सकता था। रोते रोते वो अपने आप को साफ कर रही थी। एक हाथ उसने टेबल पर रखा था कि उसे सपोर्ट मिल सके और दूसरे हाथ से बार बार अपने मुंह को साफ कर रही थी। गुस्से में टेबल पर रखे उसके हाथ कब मुट्ठी में बदल गए पता नहीं चला। उसने उस कप की तरफ देखा जिसे जानवी ने फेंक दिया था और वो देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। अपने आप को शांत करने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे जाती हुई जानवी दिखी। जानवी उन रास्तों को पार करते हुए अपने पार्किंग लॉट की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ पहुंची उसने देखा उसकी गाड़ी के सामने एक लग्जरियस रोल्स रॉयस पार्क थी। वो सरप्राइज गाड़ी को देखकर नहीं बल्कि उस गाड़ी के सामने खड़े इंसान को देख के हुई, क्योंकि गाड़ी के सामने कबीर मल्होत्रा खड़ा था। कबीर अपनी शांत आंखों से जानवी को एकटक घूरे जा रहा था। उन आंखों में बहुत सी हलचल थी, बहुत सारे विचार घूम रहे थे। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और देखते देखते कहीं खो गया। वही जानवी के चेहरे पर उसको देखकर कोई एक्स्ट्रा इमोशंस नहीं आए। उसके चेहरे पर अभी भी वही यूजुअल कोल्ड लुक था। जानवी चलते चलते रुक गई और कबीर की तरफ एक नजर देखा और फिर रश्मि की तरफ जो अभी भी कैफे में बैठकर रो रही थी। उसने सार्कास्टिकली स्माइल किया और अपने हाथ में वो फोल्ड लेकर आगे की तरफ जाने लगी। कबीर के नजरों के सामने से बिना रुके जानवी चलती गई। उसकी नजरें सिर्फ अपनी ब्लैक सियान पर थी। उसने अपनी जैकेट की जेब से गाड़ियों की चाबी निकाली तो कबीर ने उसे पीछे से आवाज लगाई, जानवी लेट्स टॉक। एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी कबीर ने जानवी के हाथों को पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींचा। जानवी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कबीर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेगा और उसे फोर्सफुली पीछे की तरफ मुड़ने के लिए कहेगा। किस बारे में बात करनी है? तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता अभी भी कुछ बचा है जो सॉर्ट आउट हो सकता है? उसके पकड़ने पर जानवी ने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया। उसने अपना सिर उठाकर कबीर को सिर्फ अपनी होने सर्द आंखों से देखा। जानवी, हमारे बीच चीज इतनी खराब हो ये जरूरी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था। तुम समझ रही हो ना? आई होप जैसे हम पहले थे बिल्कुल वैसे ही हम हो जाए। मैं हमेशा तुम्हारा वही भाई बन के रहूंगा जो पहले था, जो हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करता था, और तुम हमेशा वही जानवी बनकर रहना जो हमेशा अपने बड़े भाई के पीछे खड़ी रहती थी। उसके लिए कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा ना। ये सब बोलते बोलते कबीर थोड़ा निराश भी था और कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड भी। जब उसने जानवी की आंखों में उसके लिए वो लुक देखा तो ना चाहते हुए भी उसकी पकड़ जानवी पर इतनी कस गई कि एक पल के बाद जानवी को अपने हाथ दुखने लगे। उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने अपने दांतों को पीसते हुए कबीर से कहा, कबीर मल्होत्रा, 3 साल पहले मैंने तुम्हें काफी ज्यादा चांस दिए थे खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। तुम्हारे सामने भीख मांगी थी कि मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन वो सारे वादे तुमने तोड़े। हमारे सगाई में तुम मुझे धोखा देकर गए। आई एडमिट मैं तुम्हें पहले बहुत पसंद करती थी और तुमसे शादी करना ही मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल था, बट जितनी फीलिंग्स मेरे दिल में थी वो तभी खत्म हो गई जब मैंने तुम्हें रश्मि के साथ देखा। तुमने मेरी दिल से कभी कद्र नहीं की, मुझे धोखा दिया और वो फीलिंग्स भी तुम्हारे धोखे के साथ मेरे दिल से खत्म हो गई। ना तो तुम्हें वो चाहिए थी और ना तुमने कभी उसकी इज्जत रखी, बल्कि तुमने तो उसे अपने पैरों के नीचे कुचल डाला। कबीर, ये बोलकर कि तुम किसी और से प्यार करते हो, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं हंसते हंसते तुम दोनों को अपनी ब्लेसिंग दे सकती हूँ? आई जेन्युइनली विश तुम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाए, क्योंकि तुम दोनों जितना बड़ा सेल्फिश इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना बोल के जानवी ने उसके कंधे पर रखा हुआ कबीर का हाथ हटा दिया। कबीर ने अनजाने में उसके घाव पर बहुत जोर से प्रेशर लगा दिया था, जिसकी वजह से उसके घाव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अगर थोड़ी देर और उसने अपनी ग्रिप घाव पर बनाए रखी होती तो वो वापस से खुल जाते। उसने एक कदम पीछे किया, उसके पकड़ से खुद को आजाद किया और उसकी तरफ एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग ऑरा से देखने लगी। कबीर की चुप्पी को इग्नोर करते हुए जानवी मुड़ गई। वो उसके साथ तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती थी। मैं तुम लोगों की लाइफ से जा सकती हूँ और तुम लोगों को शांति दे सकती हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरी माँ और मुझे अब तंग किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, खुद को ओवर एस्टिमेट करने की गलती कभी मत करना। 3 साल पहले से तुम दोनों मेरे लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखते हो, सो बेटर रिमेंबर दैट। जानवी वो बातें बोलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और कबीर अभी भी उसकी बातों को उस हवा में गूंजता हुआ सुन पा रहा था।
उसकी बातें सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई और वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले जानवी की गाड़ी उन सड़कों से कब का छूमंतर होकर चली गई। अभी वो वहीं खड़ा था जहां पर जानवी की सियान खड़ी थी। उसका दिमाग तब तक वापस अपने होश में नहीं आया जब तक पीछे से रश्मि ने उसे आवाज नहीं दी, कबीर। तब जाकर कबीर अपने होश में आया और रश्मि की और उसकी खराब हालत की तरफ अपनी नजर डाली। उसने वो दृश्य बहुत अच्छे से देखा था जब जानवी ने टेबल पर अपना हाथ मारा था और पूरा का पूरा कॉफी कप ही रश्मि के मुंह पर उड़ेल दिया। अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो जब से जानवी कैफे में बैठी थी तब से कबीर की नजर जानवी के ऊपर ही थी। वो उसे ही देख रहा था, लेकिन उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था जानवी ऐसा कुछ स्टेप ले सकती है। वो उससे मिलकर एक साथ बैठकर बात करना चाहता था, इस उम्मीद में कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को रश्मि के ऊपर तो कम से कम न निकले, जबकि सारी गलती उसकी है। और तो आज उसकी बातें सुनकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बोझ उसके दिल पर है जो रश्मि के आने से भी कम नहीं हो पा रहा था। जब रश्मि के पुकारने पर कबीर ने उसे आवाज नहीं दी, कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो रश्मि ने फिर से आवाज लगाई, कबीर। रश्मि का हमेशा हंसता खेलता सा चेहरा अब किसी मुरझाए हुए फूल की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर काफी सैड एक्सप्रेशंस थे। ऐसा लग रहा था जैसे तेज हवा में उसकी मुस्कान कहीं खो सी गई है। तुम ठीक हो? कबीर ने अब जाकर उससे ये सवाल पूछा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रश्मि ने अपना सरनामे हिलाते हुए उसे टाइटली हग किया और अपनी सैड टोन में कहा, मुझे लगता है जैसा हमारा रिश्ता पहले था ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दीदी ने कहा वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। क्या हम दीदी के लिए काफी नहीं कर रहे? क्या हमने उनसे माफी नहीं मांगी? पर माफी मांग के, अपनी गलतियां मान के मैं भी तो अब एग्जॉस्टेड फील कर रही हूं ना। मुझे भी लग रहा है जैसे सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खींच दी गई है। इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा उनकी खुशी के लिए मैं क्या ही करूं। कबीर ने एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे के कठोर एक्सप्रेशंस को नरम करते हुए बोला, बस बहुत हुआ। इतना ज्यादा सोचना बंद करो। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे हमने उतना करने की कोशिश करी, पर अगर वो इतनी जिद करेगी, नहीं मानेगी, तो हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते ना। मुझे तो टेंशन है कि कहीं वो हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी में नहीं आई तो। रश्मि, मैं भी उम्मीद करता हूं कि वो आए। अगर सब चीज पहले जैसी होती तो शायद वो आ भी जाती, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो। जानवी वहां से गाड़ी लेकर हाईवे की तरफ निकल गई। काफी सारे बिजी ट्रैफिक शेड्यूल को पार करते करते वो दिल्ली शहर के नॉर्थ एरिया में पहुंची। अचानक से उसका मन अपने नानू के घर जाने का कर गया। कोइंसिडेंस से उसके कार में ओबरॉय फैमिली ने उसके नानू और मां के लिए जो गिफ्ट भेजे थे वो अभी भी गाड़ी की डिक्की में ही रखे हुए थे। उसने घर जाने से पहले वहां फोन कर दिया कि वो आने वाली है। राठौर परिवार का घर दिल्ली शहर के साउथ में एग्जिस्ट करता था और मेट्रो या बस से जाना ज्यादा कन्वीनियंट होता था, क्योंकि मेट्रो में ट्रैफिक तो होता नहीं था और देखा जाए तो रात के समय में ओबरॉय और क्रिस्टल पैलेस की दूरी भी ज्यादा दूर नहीं थी, तो वो अक्सर अपने ससुराल से भी बड़ी आसानी से अपने घर आ जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद ये उसका पहला टाइम था जब वो अपने माँ के घर जा रही थी। राठौर विला दिल्ली के थोड़े बाहरी हिस्से में पड़ता था और वो हिस्सा एक हाई क्लास एरिया था जहां पर सारे घर काफी बड़े बड़े और रईस थे। घर तो वो काफी बड़ा था लेकिन ज्यादा लोग उसमें रहते नहीं थे। उसकी मां माधुरी जी, उसके नानू महेंद्र जी और कुछ घर में काम करने वाले लोग थे, जैसे कि उनकी कुक जो उन्हें खाना बना कर देती थी सविता आंटी, और घर के हाउसकीपर सुरेश अंकल, और कभी कभार वो भी वहां पर चली जाया करती थी। जैसे ही एंट्रेंस पर जानवी की गाड़ी आई तो सबसे पहला इंसान जो उसे दिखा वो थे सुरेश अंकल। सुरेश अंकल ने घर में चिल्लाते हुए बता दिया, जानवी मिस आ गई। जानवी ने खुशी से गाड़ी का दरवाजा खोला और काफी सारी चीज सुरेश अंकल के हाथों में थमा दी। फाइनली आप आ गई। आपके नानू और आपकी माँ आपको बहुत मिस करते हैं। अभी तो उन्होंने मुझे ये भी कहा आपसे फोन करके पूछूं आप कहाँ तक पहुंचे हैं, पर आपके पति आपके साथ नहीं आए। सुरेश अंकल ने जानवी के हाथों से सारा सामान लिया और उससे बड़े ही नम्रता से बहुत पोलाइटली पूछा। घर के सभी लोग जानते थे उसने आरव से शादी करी है और उसके फोन से सबको यही लगा। वो पहली बार घर के दामाद यानी आरव को वहां पर लेकर आई है, इसीलिए सबने खाने में एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस की थी। यहां तक कि उसकी मां जो जल्दी यूनिवर्सिटी से घर आती नहीं थी वो भी आज हाफ डे लेकर जल्दी घर आ गई थी। जानवी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ रोड पर कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया और अब वो ऑफिस में है। माँ और नानू का कहाँ है? बड़े सर तो अभी अभी घर वापस आए हैं और लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे हैं और आपकी माँ किचन में खाना बना रही है। वो अपने हाथों से थोड़ा सा खाना आपके और आपके पति के लिए बनाना चाहती थी और उन्होंने कहा बहुत टाइम हो गया जब आपने आखिरी बार उनके हाथ से खाना खाया है, तो आज बहुत देर से आपके लिए खाना बना रही है। ये सुनकर जानवी अंदर से बहुत खुश थी और एक पल को अपने बचपन की यादों में भी खो गई। उसकी आंखों में उसकी मां के लिए प्यार दिख रहा था।
ठीक है, मैं समझ गई। आप ना गाड़ी में थोड़ा और सामान रखा है, वो भी अंदर ले आइए। घर पहुंचते पहुंचते उसे शाम के 5 बजे बज गए थे और ठंड में शाम जल्दी हो जाती थी, तो उसने उस ढलते हुए सूरज को देखा। उसकी एक फोटो ली और आरव को भेज दी। उसकी फोटो देखकर आरव ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन जानवी से वो फोन गलती से कट गया। ये देखकर उसके चेहरे पर फिर से अजीब एक्सप्रेशंस हो गए, लेकिन तुरंत उसका फोन वापस से वाइब्रेट होने लगा। उस पर मैसेज लिखा हुआ आ रहा था। तो उसने अपने सामने पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर को रुकने के लिए कहा और फोन उठाया। वो फोन में मिसेस देखने में इतना खो गया था कि कुछ पल के लिए उसने फोन उठाया ही नहीं। ये देखकर कि आरव फोन नहीं उठा रहा है तो जानवी ने लगभग फोन तो काट ही दिया था, लेकिन तभी उसकी आवाज फोन से आई, मिसेस। उसकी बात सुनकर जानवी ने बहुत प्यार से रिप्लाई किया, हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं अभी राठौर विला आई हूँ। मैं सोच रही थी ऑफिस की छुट्टी का टाइम तो हो ही गया है, तो आप घर जाकर अपने लिए खाना बनाएंगे या फिर फ्री का खाना खाने के लिए इधर आएंगे। सुरेश अंकल कह रहे थे आज माँ खुद से खाना बना रही है और बाय द वे वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। बोलते बोलते वो धीरे धीरे करके अंदर जाने लगी। आरव एक पल रुक के सोचने लगा और फिर कहा, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो और हाँ माँ से कहना एक प्लेट एक्स्ट्रा खाना बनाए। ठीक है, आप ऑफिस से सीधा यहीं पर आ जाइए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में एड्रेस भेजती हूँ। और हंसते हुए उसने फोन कट कर दिया। वो घर में गई तो उसने लिविंग रूम के सोफे पर अपने नानू को काफी एलिगेंट तरीके से बैठे हुए देखा, जो इस समय चाय पी रहे थे। अरे मिस सविता आंटी भी अपने हाथ में चाय की कप लिए जानवी के पास आ गई। वो और खुशी से चलते हुए उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी जानवी ने उन्हें वहीं रोक दिया। उसने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखा और सविता आंटी की तरफ स्माइल करते हुए उनके हाथों से चाय की कप ली। फिर वो अपने नानू महेंद्र जी की तरफ चलने लगी। महेंद्र जी इस समय चेस बोर्ड पर बड़े ही ध्यान से सजे हुए प्यादों को देख रहे थे। उनको देखकर वो खुद ही मन बड़े खुश हो रहे थे। वैसे वो उस चीज से काफी सेटिस्फाइड थे, इसीलिए शायद उन्होंने सविता आंटी के मुंह से जानवी के नाम को भी अनसुना कर दिया। पीछे से देखकर जानवी बता सकती थी ये वही चेस बोर्ड का सेट था जो आरव ने रजत से बोलकर फर्स्ट मीटिंग के लिए मंगवाया था, और उस टाइम भी ये देखकर महेंद्र जी काफी खुश हुए थे। अपने नानू के चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान देखकर जानवी का दिल खिल गया। वो गई और अपने नानू के सामने चाय की कप रखते हुए कहा, नानू आप इस चेज में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। उसकी आवाज सुन के महेंद्र जी की विचारों की जो ट्रेन चल रही थी वो टूट गई और पीछे मुड़कर उन्होंने अपनी नातिन को बहुत ही लविंगली देखा और कहा, अरे आ गई तुम। फिर उन्होंने जानवी के पीछे देखा तो वहां आरव नहीं था। तुम अकेले आए हो? जानवी जाकर सोफे पर बैठ गई। हाँ, मेरा आज कोई आने का प्लान नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आ गई। वो अभी ऑफिस में है और ऑफिस के बाद सीधा यहाँ आ जाएंगे। इतना बोलने के बाद उसने एक चेस पीस उठाया और उसे छू के अपने नानू की तरफ सरप्राइज होते हुए देख के कहा, ये जेड है। जेड एक मिनरल होता है जो ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स या ऐसी चीजों को बनाने के काम आता है। महेंद्र जी ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से उसके हाथ से चेस पीस लेते हुए कहा, और नहीं तो क्या, पहले इसका फ्रांस में ऑक्शन हुआ था और तभी से मेरी नज़र इसके ऊपर थी। पर कौन जानता था ये ओबरॉय के लड़के ने इसे पहले ही छीन के अपने पास छुपा के रख लिया था। एनीवे अब तो ये मेरा है। तब जानवी को याद आया एक बार आरव उसके नानू से इनडायरेक्टली मिल चुका है, तो शायद वो उसी टाइम का बात कर रहा होगा। जानवी ने अपने नानू के नाटक पर हंसते हुए कहा, नानू आपको ना उस टाइम आरव को और ज्यादा कस के रखना चाहिए था, थोड़े और टेस्ट लेते, थोड़ा और डांट लगाते। क्या पता आपको खुश करने के लिए अपनी तिजोरी के वो और महंगे महंगे सामान बाहर निकालकर आपके सामने रख देते। महेंद्र जी ने ये बात सुनकर उसकी तरफ फिर से मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं उस टाइम इतना नर्वस होकर कौन बार बार मेरे और उसके बीच में आकर खड़ा हो रहा था, और वैसे भी मेरी नातिन से ज्यादा प्यार, प्रेशियस ट्रेजर कोई मेरे लिए हो सकता है क्या? इससे ज्यादा वो मुझे और क्या दे सकता है? ये ओबरॉय परिवार वालों को ना जितनी इनकी किस्मत है उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा मिल गया है, और खासकर कि उस आरव को।